हेलो। तो पढ़ते हैं आगे, है ना? तो हम शायद आगे थे। वो लास्ट सवाल हमने किया था टू रेस्ट पावर पी वाला, है ना? एक्स टू द पावर पी प्लस वाई टू द पावर पी इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर पी। वो लास्ट सवाल हमने किया था ना। भाई हम क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं ना। तो उसकी प्रॉपर्टी लिखी है हमने, उस पर बेस सवाल कर रहे हैं। और जब भी लिखा हुआ आता है कि ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, तो दो चीजें लिख लो आप, ओमेगा क्यूब बराबर 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। उसी का बार बार यूज कर रहे हैं हम। तो एक सवाल कर रहे थे, इसके बाद हम इस सवाल करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस एट इज इक्वल टू 0। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसके रूट्स निकालने हैं अपने को। रूट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि क्यूबिक है, हिट एंड ट्रायल लगा के निकाल सकते हैं अपन। बस कोई तरीका बताऊंगा मैं नया आपको ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो कहीं ना कहीं उसका यूज करेंगे अपन यहाँ ना। तो जैसे हमने हिट एंड ट्रायल लगाया इसमें, और एक्स बराबर माइनस वन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट तो इसका माइनस वन आ गया। और बाकी दो जो है, फिर एक अगर एक रूट आ गया तो एक फैक्टर आ गया, बाकी तो फैक्टर निकाल ही सकते हैं अपन। जैसे इसमें मैं इसको अगर एक्सपेंड कर दूं, एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस 3x, और साथ में क्या आएगा, प्लस 7 आ जाएगा शायद, है ना? 3x एंड प्लस 7, 7 ही आएगा शायद, है ना? और x बराबर माइनस वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वहां से दिख ही रहा था आपने को। ये आएगा ना, माइनस वन पर ये कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस वन पर ये बिल्कुल सही है, माइनस वन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका एक फैक्टर आ गया एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। बाकी फिर एक्स स्क्वायर लिखूंगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का 2x लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ, है ना? माइनस 2x लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर आया मुझे, तो ये नहीं, माइनस का 3x लिखना पड़ेगा। ये एक्स क्यूब आया ना, प्लस एक्स स्क्वायर से मुझे माइनस का 4x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 4 ही आएगा ना, माइनस का 4x लिखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर -7 लिख दूंगा यहाँ, बराबर 0। तो ऐसे रूट आ जाएंगे इसके ना, है ना? अब बाकी में सही लिखा है शायद मैंने। हाँ, +7 बराबर 0 आ जाएगा। ये ऐसा, तो एक तो आ गया एक्स बराबर -1। बाकी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x-2, और ये कितना आएगा, +3 बराबर 0। ये ऐसा आ गया, +3 बराबर 0। ये ऐसा आ जाएगा, और फिर स्क्वायर बना दिया उसका ना। और ये आ गया x-2 x-2 दिस इज x-2 का होल स्क्वायर इजिकल टू, ये कितना आ जाएगा, -3। तो x-2 इजिकल टू प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री। तो दो वैल्यू आ गई, एक आ गया x = 2 प्लस आयोटा रूट थ्री, और एक आ जाएगा x = 2 माइनस आयोटा रूट थ्री। तो रूट निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए ना, ऐसे रूट निकाल सकते थे अपन। देखते हैं आगे होगा क्या, है ना? सही किया ना मैंने, एक्स क्यूब आ गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो माइनस का 3x² आ गया, माइनस का 4x आया, और +7x आ गया, तो +3x आ गया, +7 बराबर 0। ये x-2 का होल स्क्वायर +3 बराबर 0, -3 से निकाला ना मैंने ना? तो ये रूट आ गए, रूट निकालना को बड़ी बात नहीं थी अपने लिए, रूट निकाल लिए। अब इसमें हम ऐसे देख सकते हैं, देखो इसको ना, हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जानते हैं, बस उसी का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मैंने इसको x-1 को t मान लिया ना, नहीं मानेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज t³ + 8 बराबर 0। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तीन वैल्यू आएंगी टी की, तो एक्स की भी तीन वैल्यू आएंगी। इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, अब इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, t = -8⁻⁴ इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तीन वैल्यू आएंगी इसकी ना। उन तीनों वैल्यू को बारी बारी से मैं यहाँ रख दूंगा, उससे आपका मेरा काम चल जाएगा। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जानते हैं, उनको हम जानते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जानते हैं। तो बेसिकली हम इसकी तीनों वैल्यू जानते हैं। एक ओमेगा, क्या बात है, आवाज आई ना कुछ? कोई बात नहीं, पता नहीं किसकी आई आवाज, मेरे मोबाइल से नहीं आई, मेरा मोबाइल बंद है। नहीं, आवाज तो आई थी शायद कुछ, है ना? अजीबोगरीब। कोई बोलेगा नहीं कि कैसा है, कोई बात नहीं, नहीं बोलेगा तो। तो इसको हमें इसमें इंटरेस्टेड है एक्चुअली,
ये एक्सप्रेशन हम क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि इसके तीनों रूट के बारे में जानते हैं और अच्छी बात यह है कि हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी जानते हैं, इसलिए हम इसका यूज करने की कोशिश करें। फिर अब आई इंशाल्लाह आवाज, फिर आई आवाज, फिर आई आवाज, फिर आ रही है, लगातार आ रही है तो है ना। फोन की है इसका मतलब है तो है ना। खड़े हो आप, परंपरा निभाओ। तो कोई रिंग तो फोन बजने का यही तो रिंग तो नहीं तो बजेगी पहले, तभी तो मालूम पड़ेगा फोन आएगा। कान पकड़ो अपने, बोलो सॉरी बोलो। और अगर बजेगा तो सर जो उस वक्त मैं कमाऊंगा लेटेस्ट मॉडल का जो आईफोन आएगा वो गिफ्ट करके भेजूंगा सर आपको मैं। बताओ बोलो, देखो इनसे बोला भी नहीं जा रहा, मतलब देंगे तो क्या, लेकिन बोला भी नहीं जा रहा कि सर आपको कैसे दूंगा बताओ आप। आपसे तो मुक्ति पाना चाहता हूँ मैं, आप कह रहे हो आप फोन कब इतने दिनों तक याद रखूं मैं आपको। बोल दो लेकिन कोई बात नहीं, मैं जब कमाऊंगा सर तो लेटेस्ट मॉडल का आईफोन भेजूंगा आपको कमा के। आईफोन जब मैं कमाऊंगा तब। बिल्कुल ठीक है, बैठो आप। भाई कम से कम इससे ही क्या है, अभी जीवन में जब भी आईफोन खरीदेंगे ना तो इनको मेरी याद आएगी। नहीं भेजेंगे तो क्या, कौन भेजेगा, ऐसे कौन भेजता है ना। नहीं लेकिन वो फिर इनको इनको याद तो आएगी कि भाई ऐसे ऐसे मेरा मोबाइल बजा था यार, वो जिंदगी भर के लिए किस्सा हो गया इनकी मेमोरी में, परमानेंट है वो, परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा वो हिस्सा इनके मेमोरी। तो इसलिए ये ऐसे आ गए अपन, तो बेसिकली हम ये क्रिएट करना चाहते हैं ताकि इसकी हमें तीनों वैल्यू पता है एक्चुअली ना। तो वही मैंने इसको ऐसे लिख लिया, देखो आप, इसको लिखा मैंने माइनस -8, -8 × 1 लिख लो इसको। इसको लिख सकता हूँ मैं -8 × 1, इसको लिखा -8 × 1 होल पावर 1/3 लिख सकता हूँ उसको मैं। इसको ऐसे लिख, अब ये क्यूब रूट -8 पे भी लगा हुआ है और 1 पर भी लगा हुआ है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया T = -8 to the power 1/3 और इंटू टू द पावर 1/3। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको सर, इसकी कितनी वैल्यू, 3, वो तीनों वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी ना। व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, -2, इसको -2 लिख दो आप, तो T = -2 × 1 to the power 1/3। अब इसकी तीनों वैल्यू मुझे पता है, इसकी एक वैल्यू तो क्या आएगी, इसकी एक वैल्यू आएगी 1, इसकी एक वैल्यू आएगी ओमेगा, और इसकी एक वैल्यू आएगी ओमेगा²। बस इस टी की तीन वैल्यू आ गई हमारे पास है ना। और वैसे व्हाट इज बेसिकली टी इज x-1, therefore x-1 is equal to -2, x-1 is equal to -2 ओमेगा, x-1 is equal to -2 ओमेगा²। ये ऐसा आ गया हमारे पास। तो एक वैल्यू -1 आ गई, एक 1 + 2 ओमेगा आ गया, एक 1 -2 ओमेगा आ गया, एक आ गया x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, फिर ये आ गया x इज इक्वल टू 1 -2 ओमेगा, और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 -2 ओमेगा²। ये ऐसा आ गया, ये तीनों रूट आ गए इसके हमारे पास। तो ये फायदा हुआ उस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अपन यूज कर पा रहे हैं, मतलब है ना। वरना रूट निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए, रूट निकाल सकते थे हम और फटाफट ऐसे लिखा जा सकता था, है ना। तो ऐसे भी हम चाहे तो उसका यूज कर सकते हैं और यूज करके निकाल सकते। अब जैसे मान लो ये होता ना हमारे पास, जैसे यहाँ -8 था, चलो मान लो ऐसा होता कि एक्स टी इज इक्वल टू, ये ऐसा होता -7 to the power 1/3। यहाँ से भी टी की तीन वैल्यू आएंगी। अब मैं कैसे निकालता, वो इसको मैं ऐसे लिख लेता है ना, -7 × 1 to the power 1/3, और इसको लिख सकता था मैं -7 to the power 1/3 × 1 to the power 1/3। अब यहाँ तो क्या है, हमारे पास वैल्यू आसान आ गई थी ना, इसको फटाफट क्या लिख दिया हमने, -2 लिख दिया। वहां मत लिखो कोई बात नहीं है ना, वहां हम इसकी तीन वैल्यू जानते हैं। एक बार यहाँ 1 रख देंगे, एक बार ओमेगा रख देंगे, एक बार ओमेगा² रख देंगे, है ना। ऐसे यूज कर सकते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट हम इसको एक फॉर्मूले की तरह लिखेंगे ना, स्टार लगा के लिख लो आप। ये इसके फैक्टर किए जा सकते हैं, A³ + B³, इसके फैक्टर कर सकता हूँ मैं ना। इसका एक फैक्टर हम जानते हैं A + B होगा, दूसरा फैक्टर होगा इसका हमारे पास A + B ओमेगा, और फिर ये होगा A + B ओमेगा²। ये इसके फैक्टर किया है, वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी। मतलब कहीं ऐसा लिखा हुआ आएगा ना, लिखने से फायदा बस ये होगा, टाइम बच जाएगा हमारा। अदरवाइज हमें मल्टीप्लाई करने से मालूम पड़ जाएगा वो तो। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर A³ + B³ आ जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा लिखा होगा तो एकदम स्ट्राइक करेगा, दिस इज A³ + B³। बस वो टाइम बचाने का तरीका है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A + B तो एक फैक्टर आएगा इसे इसका। देखो यहाँ मैंने क्या ए फ्री कर रखा है, या मैंने ए को फ्री कर रखा है। फ्री करने का मतलब उसके साथ ना तो ओमेगा है ना ओमेगा² है। तो एक बार मैंने ए के साथ बी ओमेगा लिया, तो एक बार बी ओमेगा² कर दिया। या मैंने ए को फ्री कर रखा है, मैं चाहूँ तो बी को फ्री कर सकता हूँ, A ω + B, A ω² + B। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये कैसे लिखा मैंने, तो जो अगर मुझे किसी भी एक्सप्रेशन के फैक्टर निकालने हैं ना, तो उसके रूट निकाल लो आप। जैसे हमसे कहा जाए इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो।
फैक्टर करना नहीं आता मान लो हमें, तो हम इसके रूट निकाल लेंगे, इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, यहाँ से रूट निकाल लेंगे, एक आ गया एक्स बराबर 1, एक आ गया एक्स बराबर -1, तो फैक्टर मालूम पड़ गया, एक फैक्टर क्या हो गया एक्स -1, एक फैक्टर हो गया एक्स -1, दोनों फैक्टर मालूम पड़ गए। तो इसको अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के रूट निकाल लेंगे। भाई कैसे लिखा, तो भाई ऐसे रूट निकाल लो इसके ना, इसको लिख दो a³ और प्लस b³ बराबर 0। इस एक्सप्रेशन को मैंने 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से a की 3 वैल्यू निकाल लो आप, है ना। तो इसको लिख सकता हूँ मैं a³ इजिकल टू माइनस का b³। हम जानते हैं a की 3 वैल्यू आएंगी, तो इसको लिख सकता हूँ a इजिकल टू माइनस b³ होल पावर 1/3। अब अगेन मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज कर सकता हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ये लिखा भाई माइनस का b³ इंटू 1 एन टू द पावर 1/3। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस b³ whole power 1/3 into 1 to the power 1/3. Now what we can say about this? This is minus b. This is minus b. तो a is equal to minus b 1 to the power 1/3. अब इसकी 3 वैल्यू होती हैं, तो a की एक वैल्यू माइनस बी आ गई, a की एक वैल्यू माइनस बी ओमेगा आ गई, और a की एक वैल्यू माइनस का बी ओमेगा स्क्वायर आ गई। सर तो ये a में इक्वेशन मान लिया हमने, a में एक इक्वेशन मान लिया, तो a के 3 रूट आ गए ना, तो एक फैक्टर क्या आ गया, ऑब्वियस सी बात है a प्लस बी, एक फैक्टर आ गया a प्लस बी ओमेगा, एक फैक्टर आ गया a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। वो ये वाला लिखना हो तो जैसे मैंने यहाँ a की वैल्यू निकाली, अब आप b की वैल्यू निकाल लो, b³ प्लस a³ बराबर 0, b की 3 वैल्यू निकाल लो। बस सिर्फ फायदा यह है कि कभी ऐसा लिखा आ जाए तो हम फटाफट सोच पाएंगे ना, फटाफट लिख पाएंगे दिस इज a³ प्लस b³, ये इसका एडवांटेज है। बस फटाफट इसको लिखा जा सकता है दिस इज a³ प्लस b³, ठीक है ना। ऐसे इसको निकाल लिया हमने, ऐसे इसको लिख सकता हूँ मैं ना, ऐसे a³ माइनस b³ को लिखा जा सकता है, a³ माइनस b³। अब इसका एक फैक्टर तो a माइनस बी आएगा इसे ना, एक फैक्टर आएगा a माइनस बी ओमेगा, एक फैक्टर आ जाएगा a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। वहां प्लस था तो सब में प्लस आया, यहाँ सब में माइनस आ गया। मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं अपन चाहें तो, समझ में आ गया ना कैसे निकालूंगा मैं। वो a³ a बराबर b इंटू 1 टू द पावर 1/3 हो जाएगा, मतलब फटाफट ये ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी, आपके बाद b को फ्री कर दो, a ओमेगा माइनस बी, फिर आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर माइनस बी, ये ऐसा आ जाएगा। इस तरह से इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। सेम वो फैक्टर करके इक्वेशन बना लो, रूट निकाल लो, वहां से वैल्यू आ जाएंगी ना। ऐसे ये जो एक्सप्रेशन होता है सिग्मा a स्क्वायर माइनस सिग्मा ab, इसको भी लिखा जा सकता है ना। ये जानते हैं क्या लिखा हुआ है, a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c। इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी। हम जानते हैं इसका एक फैक्टर होता है ना a प्लस बी प्लस सी। नहीं नहीं, ये थोड़ी आएगा, a प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा शायद इसमें, मेरे हिसाब से सिर्फ ये आएगा बस ना, ये आएगा, a प्लस बी प्लस सी नहीं आएगा। तो 3 डिग्री का हो जाएगा ना, फिर ये 2 डिग्री आएगी यहाँ पर ना, वरना वो a³ आ जाएगा उससे, तो फिर ना ये आएगा बस ना। इसमें मैंने क्या करा है, इसमें a को फ्री रखा है, एक बार b के साथ ओमेगा लिखा तो वहां b ओमेगा स्क्वायर, फिर जहाँ b ओमेगा था तो c ओमेगा स्क्वायर, तो फिर वहां c ओमेगा लिख दिया ना। एक बार b को भी फ्री कर सकते हैं हम चाहें तो, b को फ्री करके भी लिखा जा सकता है a ओमेगा प्लस का b, यहाँ c ओमेगा स्क्वायर लिख दो, ये ओमेगा तो वहां ओमेगा स्क्वायर, अब चेंज कर दो इसको a ओमेगा स्क्वायर प्लस का b प्लस का c ओमेगा, या मैंने b को फ्री रखा है, c को भी फ्री कर सकते हैं हम चाहें तो, a ओमेगा प्लस का b ओमेगा स्क्वायर प्लस c, अब स्क्वायर कर दो a के साथ, a ओमेगा स्क्वायर प्लस का b ओमेगा प्लस c, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 तरह से लिखा जा सकता है इसको ना, वही अब मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना पड़ेगा आपने को ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो आप, है ना, मान लिया होगा सही लिखा है सर ने ना, ऐसी तो बात नहीं है ना, ये तो मान लिया होगा आपने। तो वो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करो आप, और मल्टीप्लाई करके फिर हम दिखा सकते हैं कि वो आ जाएगा। ओमेगा का मतलब है इमेजरी क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, तो कहीं ऐसा दिखेगा, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, फटाफट चमकेगा हो कि भाई एक बार ए को फ्री कर दिया। समझ रहे ना कैसे बोल रहा हूँ, फ्री करने का मतलब एक बार बी को फ्री कर दो, एक बार सी को फ्री कर दो, फटाफट जो है उसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना। लिखें, एक सवाल लिखें, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c आर इंटीजर्स, कोमा लगा दिया, नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल, नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल, and omega is an imaginary cube root of unity, and omega is an imaginary cube root of unity. Then find the minimum value of modulus of a plus
बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। इस मॉडुलस की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। एबीसी इंटीजर है, बट इट इज गिवन दैट दीज आर नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल। मतलब ये तीनों एक साथ कभी बराबर नहीं हो सकते, ए बराबर बी बराबर सी नहीं हो सकता कभी एक साथ, है ना। सभी एक साथ बराबर नहीं है, और हमें इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसमें यह है कि जब हम वेक्टर पढ़ें चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें, अगर मॉड का कुछ नहीं कर पाते तो उसकी स्क्वायरिंग कर दो, और मॉड का स्क्वायर हम लिख देते हैं जेड इंटू जेड बार। ये फर्स्ट थॉट हमारे पास है ना। एबीसी इंटीजर दिए हुए हैं, मतलब वो रियल नंबर है, और ओमेगा के बारे में लिखा हुआ है दैट इज क्यूब रूट ऑफ इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, आंसर इज वन, वन इज द आंसर। तो सबसे पहले क्या करें, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं हम। तो ये जेड लिखा हुआ है, जेड के मॉड का स्क्वायर, तो जेड इंटू जेड बार, तो ये आ गया ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर। फिर इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा एंड प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल बार। ये होल बार आ गया। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ए का बार क्या होगा, ए हो जाएगा क्योंकि ए रियल नंबर है। बी ओमेगा का होल बार बी ओमेगा स्क्वायर, तो ये बी ओमेगा आ गया, ये सी ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ए की जगह ए आ गया, दिस इज बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा। क्या है प्रोडक्ट में जानता हूँ, यस, तो उसका यूज हो गया है ना जो हमने सीखा है ना, वरना फिर ये पे मल्टीप्लाई करना पड़ता। दिस इज सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। कैसे लिख सकता हूँ उसको, ये जानते हैं हम शुरू से ना। अब हम चाहते हैं मिनिमम आए, है ना, ठीक है भाई, वो मॉड चाहते हैं कि मिनिमम आए, तो अगर वो मिनिमम आएगा तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम आएगा ना। तो हम पहले इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाद में वो अपने आप आ जाएगा मिनिमम, है ना। और हम जानते हैं जिसकी मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो मॉड है ना। तो अब इसको मिनिमम करने के लिए हम जानते हैं ये जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, जीरो होगा पॉजिटिव होगा, और ये दो इंटीजर है, तो दो इंटीजर का डिफरेंस भी एक इंटीजर आएगा, और दो इंटीजर का डिफरेंस जीरो आ सकता है, वन आ सकता है, -1 आ सकता है, टू आ सकता है, -2 आ सकता है, थ्री आ सकता है, माइनस आ सकता है। तो हम कोशिश करेंगे भाई ये कम से कम आए, या तो जीरो आए, या फिर क्या आ सकता है, वन आ सकता है। ये कम से कम जीरो आएगा, अगर ये इंटीजर है तो ये स्क्वायर कम से कम जीरो आएगा, या वन आएगा, या फोर आएगा, या नाइन आएगा, या 16 आएगा, ऐसे आएगा ना। तो हम कम से कम लाने की कोशिश करेंगे इसको, तो इसमें कम से कम इसको जीरो ला सकते हैं। तो हमने दो को दो बराबर कर ही सकते हैं, तो हमने मान लिया लेट ए बराबर बी। अब अगर ए बराबर बी है तो इसमें एक ब्रैकेट तो जीरो कर ही दिया हमने ना, तो ए बराबर बी से ये जीरो हो गया ना। अब अगर ए और बी बराबर है तो यहाँ बी के स्थान पर क्या रख दो, बी के स्थान पर ए रख दो, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए माइनस सी का होल स्क्वायर।
टू से टू भी कट गया ना, वी गेट ए माइनस स्क्वायर। अब ए और सी बराबर नहीं है, गारंटी है, क्योंकि ए और बी बराबर है ना। और अगर ए और सी बराबर नहीं है तो ये डिफरेंस का स्क्वायर कम से कम एक आ सकता है ना। जीरो तो आ नहीं सकता क्योंकि ए बराबर सी नहीं हो सकता है ना, इसलिए कम से कम एक आ सकता है, क्योंकि या तो ये जीरो आएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा क्योंकि ए सी और बराबर नहीं हो सकते है ना। तो फिर ये माइनस वन आएगा या वन आएगा, या टू आएगा या माइनस टू आएगा। तो इसके स्क्वायर की मिनी वैल्यू वन आ गई ना, यानी इसकी मिनी वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो इस मॉड की मिनी वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। माइनस वन तो क्योंकि हो नहीं सकता, वो मॉड है इसलिए। दरअसल मिनी, ये जेई में आया हुआ है एक बार सब्जेक्टिव एग्जाम में ना, इस तरह का सवाल दोबारा फिर आया हुआ है, वो शीट में शायद हमारे ना। ये भी सवाल दोबारा आया है, इस तरह का सवाल दोबारा फिर आया है ना, वो भी शीट में है ना। ये हटा रखा है, फिर एग्जिट थोड़ा सा चेंज करके पूछा था दोबारा उन्होंने, तो उसको निकाल सकते हैं फिर अपन। ठीक है ना, ऐसे इसको हमने निकाल लिया और निकाल के कैलकुलेट कर लिया ना। देखिए नेक्स्ट सवाल लिखे, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वन प्लस आयोटा होल पावर टू बाई फाइव। ये ऐसा लिख सकते हैं। और फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड टू द पावर फाइव माइनस वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर जीरो। देखो दोनों का मतलब एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है ना। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस या फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वो एक ही बात है ना। क्योंकि इसके और पॉसिबल वैल्यू निकालने का मतलब क्या करूंगा, मैं इसको जेड मान लूंगा और वन प्लस आयोटा होल पावर टू बाई फाइव कर दूंगा। होल पावर फाइव अप्लाई कर दो आप, तो जेड टू द पावर फाइव वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। सही है ना, एक ही बात है। वो इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालो या इसके रूट निकालो, वो एक ही बात है ना। तो कितनी वैल्यू आएंगी, पांच आएंगी, वो निकालनी है अपने को। तो तरीका पता ही है अपने को ना, और तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट करने के पहले ये देख सकते हैं अपन, स्टार्ट करने के पहले ये देख सकते हैं ना। जैसे मान लो मैं इस इक्वेशन के रूट निकालूं, चाहे इसके रूट निकालूंगा ना, तभी मैं इसको पहले ऐसे लिख लूंगा, फिर बाद में मैं ऐसे लिख लूंगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं ऐसे निकालूंगा। जैसे मैं इसके भी रूट अगर निकाल रहा हूँ, जेड क्यूब माइनस वन बराबर जीरो की अगर मैं रूट निकाल रहा हूँ, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जेड या तो फैक्टर करके निकाल रहा हूँ। अब यहाँ तो मैं फैक्टर कर नहीं पाऊंगा, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जेड क्यूब इजिकल टू वन, या जेड इजिकल टू वन टू द पावर वन बाई थ्री। मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको। तो मैं अगर इसके रूट भी निकालूंगा तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, फिर बाद में मैं इसको ऐसे लिख लूंगा ना। या डायरेक्ट मैं यहाँ से भी अगर ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालना चाहूँ, तो बराबर जेड मान लूंगा, जेड की पांच वैल्यू आ जाएंगी। तरीका मुझे पता ही है। लेकिन मैं चाहे इसके रूट निकालूं, चाहे मैं इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालूं, है ना, हम जानते हैं वो फाइव के कारण मालूम पड़ रहा है कि पांच रूट आएंगे, या डिग्री पांच है इसलिए पांच रूट आएंगे, ये मालूम पड़ रहा है अपने को। तो जैसे मैं इसके रूट निकालना चाहूँ, तो मैं चाहूँ तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पावर इंटीजर नहीं है। तो दिस इज नॉट सिंगल वैल्यूड, ये सिंगल वैल्यूड नहीं होगा, बट दिस विल बी सिंगल वैल्यूड। हम क्या लिख सकते हैं इसको, टू आयोटा, दिस इज टू आयोटा। तो मैं टू आयोटा रख कर जेड की पांच वैल्यू निकाल लूंगा। मतलब बताने वाली बात है कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख सकता हूँ तो मुझे लिखना चाहिए, उसके बाद मुझे रूट निकालना चाहिए ना। मैं इस इक्वेशन के रूट निकालूं या मैं इस इक्वेशन के रूट निकालूं, क्या फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो वन प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या है, सिंगल वैल्यूड है, एंड दैट इज इक्वल टू टू आयोटा। अब मैं यहां से जेड की पांच वैल्यू निकालूं, ऐसे में अगर मैं यहां से भी निकालना चाहूँ ना, तो उस स्क्वायर को क्या कर सकता हूं मैं, अंदर ला सकता हूँ। स्क्वायर को अंदर लाऊंगा तब भी पांच वैल्यू वही आएंगी, स्क्वायर को अंदर नहीं लाऊंगा तब भी पांच वैल्यू वही आएंगी। लेकिन अगर स्क्वायर को अंदर लाने से, जैसे यहाँ इसको सोल्व करने से थोड़ा कम लिखना पड़ रहा है मुझे ना, अच्छा लग रहा है, तो वो हम ला सकते हैं ना। और नहीं लाएंगे तब भी उन पांच वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एग्जैक्टली वही आएंगी जो बिना टू को अंदर लाए आ रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लाने से आसान हो रहा हो तो हमें लाना चाहिए ना। ठीक है ना, हम टू को अंदर लाएं नहीं लाएं उससे कोई फर्क नहीं। अब प्रोसीजर पता ही है अपने को, हम उसको यूलर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में जनरल आर्ग्यूमेंट टू एन पाई जोड़ देते हैं, और वो पांच वैल्यू निकालने के लिए एम को जीरो से लेकर चार तक रख देंगे ना, और सारी की सारी वैल्यू निकाल लेंगे ना। कल लिखा है ना मैंने प्रोसीजर आपको।
ओके, तो उसको अंदर लेके आ गए अपन 2 को ना, तो इसको मैंने जेड मान लिया ना, और जेड मान के ऐसे निकाल दिया मैंने, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर होल पावर 1/5, दिस इज 2 आयोटा होल पावर 1/5। 2 आयोटा को मैं यूलर फॉर्म में लिखूंगा, इसका मॉड कितना है 2, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, पाई/2, प्लस का 2m पाई जोड़ दिया मैंने। ये किसको लिखा है मैंने, 2 आयोटा को लिखा है ना, और पावर 1/5 है, 2 आयोटा को यूलर फॉर्म में लिख दिया हमने, उसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में 2m पाई जोड़ दिया हमने, यहाँ तक आ गया। देयरफॉर जेड इज इक्वल टू, अब ये कितना हो गया, 2 टू द पावर 1/5 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा, एलसीएम एलसीएम भी ले सकते हो चाहो तो, दिस इज 4m पाई प्लस पाई अपॉन 10। अब इसकी 5 वैल्यू आएंगी हम जानते हैं, तो m बराबर 0 1 2 3 4 ही रख देंगे, इससे 5 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मतलब रखते जाओ उसमें ना। अच्छा अभी ध्यान से देखें हम, ये जो इक्वेशन हमारे पास है, चाहे इस इक्वेशन की बात करें या इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन की बात करें, जैसे ये लिखा हुआ ना, ये z⁵ माइनस का 2 आयोटा बराबर 0 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इस इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट रियल हैं, क्या इस इक्वेशन में सारे कोएफिशिएंट रियल हैं, तो इसलिए हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि अगर इसके रूट इमेजरी आएंगे तो जरूरी नहीं है वो कॉन्जुगेट पेयर में आए। रूट इमेजरी आने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ रियल नहीं है, जबकि हम जानते हैं अगर इस तरह की इक्वेशन होती तो इसका अगर रूट इमेजरी आएगा तो 100% वो कॉन्जुगेट पेयर में आएगा, और इसमें सारे कोफिशिएंट रियल हैं और ये और डिग्री का है, इसका कम से कम एक रूट रियल भी आएगा, इसका कम से कम एक रूट रियल आए पता नहीं है, मैं गारंटी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आए, लेकिन हम गारंटी इसकी गारंटी ले सकते हैं इसका एक रूट रियल आएगा, ठीक है ना। और यहाँ रूट अगर इमेजरी भी आएंगे तो वो जरूरी नहीं है कॉन्जुगेट पेयर में आए, मतलब यहाँ निकाल लेंगे अपन, तो m बराबर 0 लिखा मैंने, तो m बराबर 0 लिखूंगा तो क्या आएगा, z इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/5, कितना आ गया, ई रेस्ट पावर आयोटा पाई/10, m बराबर 1 लिख दो अब आप, m बराबर 1, z इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 1/5 और इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा पाई/2 हो गया शॉर्ट ना, पाई/2, m बराबर 1 रख दिया, अब m बराबर 2 पर आ गए, तो m बराबर 2 पर कितना आ गया, z इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 1/5 ई रेस्ट पावर आयोटा 9 पाई/10 आ गया शायद है ना, 9 पाई/10, एक बार m बराबर 3 रख दिया, तो m बराबर 3 रखा, वी गेट z इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 1/5 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा, 3 से कितना आ गया, 13 पाई/10, 13 ही आएगा ना, 13 पाई/10, और m बराबर 4 रख देंगे, तो 4 से आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/5 ई रेस्ट पावर आयोटा 17 पाई/10, ये ऐसा आ जाएगा 17 पाई/10, ये ऐसा आ जाएगा। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसे किया हो कि वो 2 को अंदर में लाया हो, बिना 2 अंदर लाए किया हो, यानी उसने 1 + आयोटा को यूलर फॉर्म में लिखा हो, 1 + आयोटा को, और फिर वो उसमें 2n पाई जोड़ा हो, 2m पाई, फिर पावर 2/5 से मल्टीप्लाई करा हो, तो उसमें क्या है, हो सकता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट आएंगे ना, इनमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा डिफरेंट आए, लेकिन वो डिफरेंट नहीं होगा, इन सबको प्रिंसिपल में लिख दो आप तो सब सेम आ जाएंगे ना, जैसे ये प्रिंसिपल है क्योंकि पाई से छोटा है, ये प्रिंसिपल है क्योंकि पाई से छोटा है, ये भी प्रिंसिपल में है, इसको भी प्रिंसिपल में लेके आ जाओ, उसको भी प्रिंसिपल में, और अगर वो 2 का अंदर नहीं लाया है तो जो आर्ग्यूमेंट है उन सबको भी प्रिंसिपल में लेके आ जाओ, सब बराबर आ जाएंगे बन, दिखने में अलग अलग लग सकता है वो ड्यू टू आर्ग्यूमेंट, अदरवाइज वो होंगे सब सेम है ना, लेकिन फिर भी एडवाइजेबल यही है कि अगर ऐसे करने से वो सिंपल हो जाता हो तो उसको सिंप्लीफाइड करके निकालना चाहिए, अदरवाइज नहीं निकालेंगे तो भी वो सेम ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, है ना। वो सबको प्रिंसिपल में लिखोगे ना, जैसे प्रिंसिपल में लिख सकते हैं इसको हम, प्रिंसिपल में कैसे लिखेंगे, ये पाई+3 पाई/10 लिखा हुआ है ना, पाई+3 पाई/10, तो पाई+3 पाई/10 ऐसे लिखा हुआ है ना, दिस इज पाई+3 पाई/10, क्योंकि ये लिखा हुआ है 10 पाई प्लस का 3 पाई, तो पाई+3 पाई/10, तो पाई+3 पाई/10, तो इसको क्या लिखेंगे, -पाई+3 पाई/10, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2 टू द पावर 1/5 एंड ई रेस्ट पावर आयोटा -7 पाई/10, ये ऐसा आ जाएगा, ये प्रिंसिपल में आ गया, मतलब ये प्रिंसिपल में था, ये भी प्रिंसिपल में, ये भी प्रिंसिपल में, इसको प्रिंसिपल में लेके आ गए। ऐसे अगर वो 2 अंदर नहीं लाया हो, कोई अगर किसी बच्चे ने किया हो 2 अंदर नहीं लाया हो, तो वो दिखने में अलग लगे, आप भी उन सबको भी प्रिंसिपल में लेके आ जाओ, तो सारे मैच कर जाएंगे फिर आपके, ऐसे इसको लिख सकते हैं, दिस इज अगेन पाई+7 पाई/10, तो दिस इज -3 पाई/10, ये आ जाएगा, आ गया समझ में, दिस इज ई रेस्ट पावर आयोटा -3 पाई/10, -3 पाई/10, ये ऐसा आ जाएगा, तो सब प्रिंसिपल में आ गए, तो वैसे भी अगर मैं अंदर नहीं भी लाता ना 2 को, तब भी रूट वही फर्क पड़ते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट सवाल लिखें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस,
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। जितने भी इसके वैल्यूज आई हैं उन सबका प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। इसके 5 वैल्यू आएंगे हम जानते हैं, और हमें उन पांचों का प्रोडक्ट निकालना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। इन सबका मुझे प्रोडक्ट निकालना है। हो गया ना? अब ऐसा नहीं कि पहले मैं 5 रूट आए उनको मल्टीप्लाई करूंगा, या अगर वो प्रोडक्ट पूछेंगे, चलो यहाँ तो मैंने निकाल लिया, तो मल्टीप्लाई करना आसान है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर प्रोडक्ट पूछेंगे तो पहले 5 वैल्यू निकालूंगा फिर मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा मैंने। जब ये प्रोडक्ट निकालना हो, सम निकालना हो, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज करते हैं ना, तो इसको हम जेड मान लेंगे। इसको लिखेंगे जेड टू द पावर 5 इज इक्वल 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लेंगे जेड टू द पावर 5 माइनस का 2 आयोटा होल पावर 5 बराबर 0। अब यहां से जेड की 5 वैल्यू निकालो, या ये 5 वैल्यू निकालो, क्या बराबर है? मतलब इसके 5 रूट का प्रोडक्ट निकाल लेंगे बाय यूजिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशन। therefore product of all the roots is equal to minus 1 raised to power degree of the equation constant term मतलब जिसमें z नहीं आ रहा हो, constant term upon coefficient of z to the power 5 upon coefficient of z to the power 5 coefficient of z to the power 5 ये होता है ना फॉर्मूला। वो माइनस 1 रेस्ट पावर डिग्री ऑफ द इक्वेशन होता है वो ना। वो डिग्री कितनी है? 5 है ना, ऐसे निकाल लिया हमने। तो ये माइनस 1 टू द पावर 5 आ गया, और कितना आ गया? कांस्टेंट टर्म इज माइनस 2 आयोटा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ z इज 1, दैट इज ये आएगा माइनस, ये माइनस आ जाएगा, एंड आंसर इज 2 आयोटा। 2 आयोटा इज द आंसर। या उन पांचों को मल्टीप्लाई करके भी देख लो आप, वो 2 रेस्ट पावर 2 आयोटा ही आएगा। मतलब उनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो वो 2 आयोटा ही आएगा ना, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करना आसान है ना। जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 5 होल पावर 5 होगा, उधर 2 बन जाएगा, और उन सबको आर्ग्यूमेंट जुड़ जाएंगे ना। जुड़ने से वो ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 आ जाएगा। मतलब वो नहीं, पाई बाई 2 नहीं आएगा तो 5 पाई बाई 2 आ जाएगा, मतलब वो ऐसे। लेकिन वो हमें उसके लिए ऐसा नहीं कि 5 रूट निकालेंगे या चलो निकाल लिए तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे। हम इस तरह से थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज करके निकाल लेंगे। देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर 5/7। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस। ये मुझे निकालना है ना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा होल पावर 5/7। कितनी वैल्यू आएंगी? 7। उन 7 का प्रोडक्ट निकालना है मुझे। उन 7 की वैल्यू निकालनी होगी तो फिर तो वही करना पड़ेगा अपने को ना, लेकिन हमें प्रोडक्ट निकालना है। अब या तो हम वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करें, या हम इक्वेशन वगैरह बना के उसके रूट्स का प्रोडक्ट निकालने के बारे में सोच सकते हैं ना। हो गया ना भाई? वो जेड मान लिया, इसको बस ना, ये जेड मान लिया, तो जेड टू द पावर 7 माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं, ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा होल पावर 5 बराबर 0। तो दिस इज जेड टू द पावर 7 माइनस ई रेस्ट टू पावर आयोटा 5 थीटा बराबर 0। हो गया क्लियर? अब 7 रूट आएंगे इसके ना, बस वो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज इक्वल टू माइनस 1 रेस्ट टू पावर डिग्री ऑफ द इक्वेशन कांस्टेंट टर्म जिसमें जेड नहीं आ रहा हो, मतलब है ना, and coefficient of z to the power 7, and that is e raised to power iota 5 theta. This is the product of all the 7 values of that expression या that value. तो ऐसे इसको निकाला जा सकता है इस तरह से ना। इसके बाद लिखे find the fourth roots of unity, find all the fourth roots of unity, find all the fourth roots of unity। क्या ऐसा बोल सकते हैं? find all the roots of the equation। क्या ऐसा बोल सकते हैं? find all possible values of 1 to the power 1/4। एक ही बात है ना। find all the fourth रूट्स ऑफ यूनिटी। शायद कल निकालिए थे हमने ना, फटाफट फटाफट निकाल दो बस, आप चाहो तो एक बार लिख दो आप, है ना। या फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, या फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस, वो हमें निकालनी है। तो एक 1 आ गया था, एक -1 आ गया था, वो या तो फैक्टर करके निकाल लो, आसान था, फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं।
वरना मैंने उसको ऐसा मान लिया और इसको लिख दिया यूलर फॉर्म में, 1 × e⁻⁴ 2m पाई और होल पावर 1/4, बस ऐसे लिख दिया फटाफट। तो ये कितना आ गया, ये आ गया e⁻m π/2 आ गया। और हमें 4 वैल्यू निकालनी है, तो m को हम एक बार 0 रख देंगे, m को एक बार 1 रख देंगे, एक बार 2 रख देंगे, एक बार 3 रख देंगे। तो m बराबर 0 लिखा हमने, तो उससे z कितना आ गया, z = 1 × e⁻⁴ आ गया ना। m को 1 रख दिया हमने एक बार, तो उससे z कितना आ गया, e⁻⁴ आ गया ना। एक बार m बराबर 2 रख दिया हमने, तो 2 से कितना आ गया, e⁻⁴ पाई आ गया शायद, e⁻⁴ पाई आ गया। और m बराबर 3 रखा, तो उससे आ गया z = e⁻⁴ 3π/2 आ गया। 3π/2 लिखे हैं या ऐसे लिखे हैं, एक ही बात है, e⁻⁻ -π/2। अब जब भी ये इवन रूट ऑफ यूनिटी होगा ना, तो दो रूट रियल आएंगे, 1 और -1, दो रियल आएंगे। ऑड रूट ऑफ यूनिटी होगा तो एक ही रियल आएगा, बाकी कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, आधे ऊपर आएंगे आधे नीचे आ जाएंगे। तो दो रियल आ गए ना, ये रियल है और ये भी रियल है, ये इमेजरी है, ये इमेजरी, और ये कॉन्जुगेट पेयर भी है, क्योंकि हम जानते हैं इसके सारे रूट रियल है, तो रूट कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। वही कल मैंने दिखाया था, इसको अल्फा मान लें हम। अल्फा किसको मानते हैं, इमेजरी रूट ऑफ यूनिटी को मानते हैं ना, इसको मैंने अल्फा मान लिया। ये अल्फा है तो क्या ये अल्फा स्क्वायर है, यस, सब सब दिख रहा है। क्या ये अल्फा क्यूब है, यस। क्या ये अल्फा की पावर 4 है, यस, क्योंकि अल्फा की पावर 4 है, जी की पावर i/2 पाई, और वो 1 हो जाएगा ना, ऐसे फटाफट लिख सकते हैं उसको ना। तो ये इससे लिख लिया हमने ना। अब ये जो मैंने वहां लिखा था ना आपको, ये अगर मैं इनको आर्गेंट प्लेन में ड्रॉ करूंगा, तो इट विल फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, 4 साइडेड रेगुलर स्क्वायर बन जाएगा मतलब इससे ना। तो ऐसे हम यूनिटी के फोर्थ रूट भी निकाल सकते हैं। अब आ गए अपन nth रूट्स ऑफ यूनिटी, अब जनरलाइज वे में कर रहे हैं। ऐसे कब तक निकालेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी भी आ जाएगा, फिर लगेगा सिक्स नहीं निकाला, फिर लगेगा सेवंथ नहीं निकाला, फिर लगेगा 10th नहीं निकाला, तो अब आ गए nth रूट्स ऑफ यूनिटी पर आ गए फिर अपने। तो वहां इनको 3 बोल दो, 4 बोल दो, 10 बोल दो, 20 बोल दो, ऐसे निकाल सकते। फाइंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइंड ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइंड ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट निकालना है एक तरह से। तो वो निकाल सकते हैं, z = 1 to the power 1/n, इसको यूलर फॉर्म में लिख दो, 1 × e⁻⁴ प्लस का 2m पाई हो जाएगा, होल पावर क्या हो गया, 1/n हो गया ना। तो ये कितना हो गया, z = e⁻⁴ 2m π/n। m की वैल्यू कहां से कहां तक लूंगा, m बराबर 0 से लेकर n-1 तक ले लूंगा मैं। बस ये रखना ही तो है मुझे, और क्या करना है ना, इनको रखना है बस मुझे। अब ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ना, कई बार क्या है, कुछ बोलते कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ लिख देते हैं बस है ना। अब जैसे कहीं मैं लिख दूं z बराबर दिस, और जब लिख दूं m बराबर 0 से लेकर n-1 है, तो इट इंडिकेट्स ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये 2m π/n, यहां अगर मैं m की जगह 0 रखूंगा, m की जगह 1 रखूंगा, m की जगह n-1 रखूंगा, तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेंगी, n, और वो सब क्या है, दीज ऑल आर ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब अगर मैं n की जगह 3 रख दूं, मान लो मैं यहाँ n की जगह 3 रख दूं, तो फिर m कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर 2 तक जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 2m π/3 देखूंगा, तो इट विल इंडिकेट ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। समझ में नहीं आ रहा, यहां से अगर मैं n है ना हमारे पास, n है, जब तो हमने n-1 तक लिख रखा है, क्योंकि 1/n है। अब मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ दिखे ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है ना, 2m π/3। अब मैं m को क्या लिखूंगा, यहाँ पर 0 से लेकर 2 रख दूं, m बराबर 2 लिखूंगा, एक बार 1 लिख दूंगा, एक बार 2 लिख दूंगा, क्योंकि वो n-1 था ना भाई, n 3 था तो n-1 तो 2 आ गया ना। तो ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ऐसा हो सकता है हमारे माइंड में आया कि भाई अगर मैं 2 के बाद रखना चाहूँ तो सर रख दो भाई, वो रिपीट करेंगे बार बार, अलग अलग थोड़ी आएंगे, वो रिपीट करते रहेंगे, रूट 3 ही आएंगे ना। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये एकदम देखते क्लिक करना चाहिए कि अगर ये लिखा हुआ है और मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, मतलब अगर मैं यूं बोलना चाहूँ ना आपसे ऐसे, जैसे ये ऐसे बोलना चाहूँ, सिग्मा m बराबर 0 से लेकर m बराबर 2, नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, 0, दिस आंसर इज 0, because sum of all the cube roots of unity is 0, sum of all the fourth root of unity is 0, sum of all the fifth root of unity is 0। वो तो 0 आएगा ना भाई, क्योंकि z की पावर, समझ रहे हैं मेरी बात, सम ऑफ ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमसे कभी ये कहा जाए सम
सम m बराबर 0 से लेकर। तो ये पकड़ना पड़ेगा मतलब अपने को ना, इसमें कहीं बोल थोड़ी रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, वो तो हमें समझना पड़ेगा। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और अगर मैं ऐसा लिख दूंगा e रेस्ट पावर आयोटा, दिस इज 2m पाई अपॉन 2n+1 अपॉन 2n+1। तो इसमें m बराबर 0 से लेकर कहां तक आ गया, 2n तक आ गया। एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑल द 2n+1th रूट ऑफ यूनिटी। नहीं आ रहा समझ में? और ये सम क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ये सम जीरो आएगा। समझ, मैं ये बात समझा पा रहा हूँ ना? मतलब वो ऑब्जर्वेशन है, हमने पकड़ा वहां पर है ना भाई, ये तो फर्क पड़ेगा। अभी हम nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं, तो यहाँ n बराबर 3 आएगा, यहाँ n बराबर 3 आएगा तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो फिर यहाँ भी 3 आएगा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालूंगा तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। 2m पाई तो सब में आएगा ना। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालूंगा तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे ध्यान रखना है अपने को। तो ये एक्सप्रेशन कहीं दिखे एकदम, अब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं इसमें, मैथमेटिकली लिखा हुआ है बस एक्सप्रेशन हमारे पास, सम निकालना है। तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ ऑल द 2n+1th रूट ऑफ यूनिटी। अब कितने रूट आएंगे इसमें, 2n+1 आएंगे उनमें, क्योंकि ऑड है तो रियल कितना आएगा, एक ही आएगा। बाकी कितने बचे, 2n, तो आधे रियल एक्सेस के ऊपर आएंगे और आधे उनके मिरर इमेज होंगे, आधे उनके मिरर इमेज होंगे। तो ऐसे भी अपने को पकड़ना आना चाहिए, एक्सप्रेशन दिखना चाहिए ना। अब वो एन रूट में कैसे निकालूंगा, मैं एक बार m बराबर 0 रख दूंगा, तो m बराबर 0 रख दिया ना, m बराबर 0, m बराबर 0 रखने पर, हेलो, m बराबर 0 रखने पर हमारे पास आएगा z = 1 × e⁻⁴ 0, ये ऐसा आ जाएगा। फिर m बराबर 1 लिख दूंगा मैं एक बार, तो उससे आएगा z = 1
तो ये कंप्लीट हो गया था हमारा ना। तो इसमें ये एन रूट आ गए हमारे पास। और वो मैंने कहा ना अभी, वो बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है जो हमारे काम आता रहेगा ना। अब जरूरी नहीं है ऐसा लिखें, वो लिखने में ऐसा भी लिख सकते हैं। वो इसको पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एम बराबर 0 से लेकर 2n। इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2m पाई अपॉन 2n+1 प्लस आयोटा साइन 2m पाई अपॉन 2n+1। वो ऐसा करके भी लिख सकते हैं इसको ना। ये थोड़ा और डेंजरस लग रहा है। वही तो लिखा हुआ है, देखो आप, ये वही लिखा हुआ है। ये एक्सप्रेशन, ये आइडेंटिफाई हमें ही करना होगा। ये कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा। जब वो इस तरह से लिखेंगे ना, तो कुछ नहीं बोलेंगे वो ना, कि भाई ये 2n+1 है तो रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंट, या तो फिर ऐसा करना पड़ेगा हमें कि समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या समेशन ऑफ साइन सीरीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। या फिर हमें फटाफट ये आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज ई रेस्ट पावर आयटा थीटा। और जैसे मैं इतना बोल रहा हूँ तो फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, दिमाग में असर पड़ेगा हमारे, और हमें दिखेगा फिर वो ना। लेकिन अपन बोलेंगे ही नहीं तो फिर दिखेगा ही नहीं कभी वो ना। तो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है। अब हो सकता है जैसे यहाँ यहाँ आयटा हो, माइनस आयटा यहाँ लिख रखा हो उन्होंने, यहाँ से हटा के फिर अपन माइनस आयटा बाहर निकाल लेंगे। अब ऐसे हो सकता है ना, यहाँ उन्होंने ऐसे लिख रखा हो, यहाँ उन्होंने ऐसे इसको ऐसे लिख रखा हो, ऐसे लिख दिया ना, थोड़ा घुमा दिया उन्होंने। तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस आयटा बाहर निकाल लेंगे। सुन रहे हैं मेरी बात? माइनस आयटा फिर हम बाहर निकाल लेंगे। माइनस आयटा बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हट जाएगा ना, वट इज 1/आयटा। 1/आयटा इज माइनस आयटा, बट वट इज 1/माइनस आयटा प्लस आयटा। तो प्लस आयटा हो जाएगा फिर वो, यहाँ से यहाँ के प्लस आयटा हो जाएगा। अब ये तो बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये वापस हो जाएगा। दिस इज 2n+1 रूट ऑफ यूनिटी। और उनका सम 0 आता है अपने पास है ना। तो ऐसे घुमा सकते हैं मतलब, और घुमाएंगे 100% वो, क्योंकि एकदम सेट फॉरवर्ड थोड़ी देते हैं वो, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछते हैं वो बातों का ना। तो ये हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी आ गए ना। अब इसमें वही, ये तो 1 है हमारे पास, और इसको अगर मैं अल्फा मान लूं, अगर मैं मान लूं कि अल्फा है, लेट दिस इज अल्फा, तो क्या ये अल्फा स्क्वायर है? क्या इसको हम अल्फा स्क्वायर बोल सकते हैं? क्या इसको अल्फा क्यूब बोल सकते हैं? इसको अल्फा टू द पावर n-1 बोल सकते हैं। अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो n बराबर 3 होगा, तो हम यहीं रुक जाएंगे। अगर हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो n बराबर 4 होगा, हम यहीं रुक जाएंगे। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो n बराबर 5 होगा, हम 4 पे रुक जाएंगे। तो nth रूट ऑफ यूनिटी, चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे nth रूट ऑफ यूनिटी हो, वो जीपी के अंदर होता है ना। ये प्रॉपर्टी हो गई एक तरह से ना, वो जीपी के अंदर होता है, ठीक है ना। अब आ गए अपन प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे, लिखे आपने कहीं? लिखते रहा कर, लिखना चाहिए अपने को। जितना ज्यादा लिखते हैं उतना ज्यादा हमारे दिमाग में रहता है। एटलीस्ट कॉपी में लिख लेते हैं वो, तो हो सकता है घर जाके हमारे पढ़ने की आदत हो, उसको पढ़ते हैं दोबारा गौर करते हैं, तो थोड़ा दिमाग में रहता है फिर हमारे वो। सिर्फ सुनने से, एक बार सुनने से समझ में आ सकता है, एक बार सुनने से लंबे समय तक याद नहीं रह सकता है ना। उसके लिए तो अभ्यास करना ही पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, लिखना होता है, दिमाग लगाना होता है ना, तभी काम चलता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम nth रूट ऑफ यूनिटी, चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालें, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालें, एक रूट तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं, वन रूट विल ऑलवेज बी यूनिटी। हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वन रूट विल ऑलवेज बी यूनिटी, एक रूट तो हमेशा 1 आएगा ही आएगा ना। सेकंड प्रॉपर्टी पर आ गए, ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी अब हम जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ना, वो सबकी लिख रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की, सबकी लिख रहे हैं मतलब। ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी will always be in GP. All the nth roots of unity will form a GP, will form a GP, will form a GP with common ratio. With common ratio is equal to, with common ratio alpha is equal to e raised to power iota 2 pi by n. सही है? ये 2 pi by n आ गया ना। This is the common ratio of this GP. ये इसका common ratio है ना? ये common ratio आ गया वहां। अब हमसे कहा जाए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या जीपी के अंदर होते हैं? यस, उनका कॉमन रेशियो क्या आएगा? या n बराबर 3 रख देंगे ना। क्या फोर्थ रोट इन्फिनिटी जीपी के अंदर है? यस, n बराबर 4 रख देंगे अपने यहाँ, n बराबर 5 रख देंगे चाहेंगे तो हमेशा जीपी के अंदर होंगे, और उनका ये उनका कॉमन रेशो आ जाएगा। दिस विल बी द कॉमन रेशो। थर्ड पॉइंट लिखें, ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी,
when plotted on the argand plane, all the nth roots of unity, when plotted on the argand plane, then these will be equally spaced. All the nth roots of unity, when plotted on the argand plane, then these will be equally spaced on the circumference of a circle. Then these will be equally spaced on the circumference of a circle having center at origin and radius equal to unity. All the nth roots of unity, when plotted on the argand plane, then these will be equally spaced on the circumference of a circle having center at origin and radius equal to unity. And these will form the vertices of n-sided regular polygon. And these will form the vertices of n-sided regular polygon. यानी अगर क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी होगा तो उससे 3-साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनेगा, मतलब इक्विलेटरल बनेगा। 4 के केस में स्क्वायर बन जाएगा, 5 के केस में पेंटागन बन जाएगा। ये तो समझ में आ गया, और सारे एंगल बराबर होंगे ना, वो 2 पाई एन, तो वो इसके स्पेस भी होंगे और सारे साइड लेंथ बराबर आ जाएंगे, है ना। वो तो समझ में आ गया आपके, इससे निकाल सकते हैं ना। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पर आ गए ना, द सम ऑफ ऑल द nth roots of unity, द सम। इस समझ में आ गया, समझाऊं उसको? थर्ड वाला समझ में आ गया ना, क्योंकि उन सबका मॉड 1 के बराबर दिख ही रहा है अपने को। इन सबका मॉडुलस क्या है? इन सबका मॉडुलस 1 के बराबर है। तो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होंगे जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट के बराबर आएगा ना, और वो इक्वली स्पेस्ड होंगे, क्योंकि बराबर 2 पाई इवन, समझ में आ गया ना, वो 2 पाई इवन, एक 2 पाई एन एंगल बराबर चलते रहेंगे ना, इसलिए वो आर्क की लेंथ बराबर आ जाएगी, क्योंकि एंगल इजिकल टू आर्क अपॉन रेडियस। हर आर्क के लिए एंगल भी सेम होगा, रेडियस भी सेम होगी, तो आर्क की लेंथ बराबर आती रहेगी। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, सम ऑफ ऑल द nth roots of unity, सम ऑफ ऑल द nth roots of unity। नेक्स्ट साइन से लिखेंगे, दैट इज टू से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर होगा, वो तो जानते ही अपने ना, 0 के बराबर होगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ये हम मैंने अभी फिर बताया आपको, फिर मैं बता रहा हूँ दोबारा आपको, ई रेस्ट टू पावर आयोटा 2m पाई अपॉन n, m बराबर 0 से लेकर n-1। इसको मैं से भी लिख सकता हूँ, वही तो लिखा हुआ है, नहीं आ रहा समझ में? ये 0 के बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको चाहो तो मैं भी लिख सकता हूँ, m बराबर 0 से लेकर, वो बार बार लिखेंगे ना अपन, बार बार बोलेंगे, तभी तो दिमाग में रहेगा वो, और तभी बहुत तेजी से क्लिक करेगा वो फिर बाद में ना। कॉस ऑफ 2m पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2m पाई अपॉन n बराबर 0, ये भी 0 के बराबर ही होगा। वैसे बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार सोचेंगे, तभी वो दिमाग में एकदम बहुत तेजी से क्लिक होगा फिर, है ना, क्योंकि ये भी तो वही लिखा हुआ है ना, समझ रहे हैं आप, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? ये ए की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n, 4 पाई अपॉन n, 6 पाई अपॉन n, तो m बराबर 0 लिखा तो 1 आ गया, m बराबर 1 लिखा तो 2 पाई अपॉन n, फिर 4 पाई अपॉन n, फिर वो आ गया 2 × n-5। अब ऐसा लिख दो चाहो तो। अभी समझते हैं हम सम क्यों आता है, शुरू से बता रहा हूँ, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n-1 इज 0, तो इसलिए वो 0 आएगा ना। यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, हम जीपी का सम निकाल के भी कर सकते हैं ना। क्या ये जीपी बन रही है? यस, इस जीपी का सम निकाल दो। लेकिन हम जीपी का सम निकालने के पहले ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसका कॉमन रेशो 1 के बराबर है या नहीं है। तो व्हाट इज द कॉमन रेशो ऑफ दिस जीपी? अल्फा, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 1। अल्फा 1 थोड़ी, 1 तो ही है, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। तो सिंस इसका जो कॉमन रेशो है अल्फा, वो 1 के बराबर नहीं है, सिंस अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका सम निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? ए इंटू आर रेस्ट टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1। लेकिन हम जानते हैं अगर अल्फा इमेजनरी nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये गारंटी है कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, और अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा की पावर n बराबर 1 तो होगा ही होगा ना। तो अल्फा तो 1 नहीं है, लेकिन अल्फा की पावर n क्या है? 1 के बराबर है। तो जीपी का सम निकाल के भी कर लिया अपने ने, वरना वो जेड की पावर n-1 का कोफिशिएंट 0 है। समझ में आ रहा है ना? अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो जैसे आएगा ना लिखा हुआ कि अल्फा इज इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो मैं क्या करूंगा? अल्फा क्यूब बराबर 1। अल्फा इज इमेजरी 10th रूट ऑफ यूनिटी, अल्फा की पावर 10 बराबर 1। अल्फा इज इमेजरी nth रूट ऑफ यूनिटी, अल्फा की पावर n बराबर 1, है ना। ऐसे वो बार बार लिख लेंगे अपन। तो इससे सम हमेशा 0 आएगा, चाहे हम यूनिटी के कोई से भी रूट की बात करें, सम विल ऑलवेज कम आउट टू बी 0।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पर आ गए शायद अपने। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द nth roots of unity, द प्रोडक्ट ऑफ all the nth roots of unity, the product of all the nth roots of unity, the product of all the nth roots of unity, the product of all the nth roots of unity लिख लेंगे, that is to say नेक्स्ट आंसर लिखेंगे 1 into alpha square into alpha to the power n minus 1 will be equal to 1 if n is odd, if n is odd, minus 1 if n is even, if n is even। अगर n odd होगा तो प्रोडक्ट 1 आएगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना हमारे पास, मतलब स्पेशल केस में रूट जानते हैं हम, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने होंगे? 3 होंगे। व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये कितना आ गया? माइनस माइनस से तो प्लस आ गया, और व्हाट इज आइटा स्क्वायर? -1, तो ये -1 आ गया। ये तो स्पेशल केस लेके देख रहे हैं हम, क्योंकि हमें इनके रूट पता है, वरना कोई बात नहीं, हम तो इसका भी यूज कर सकते हैं। भाई ये सब किसके रूट है? ये सब इस इक्वेशन के रूट है ना, ये सबके सब इस इक्वेशन के रूट है। 1 अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ये सब इसके रूट है हमारे पास, और हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर n माइनस 1 बिल्कुल -1 रेज़ टू पावर डिग्री ऑफ द इक्वेशन कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ z -1 टू द पावर n प्लस 1। तो जैसे ही n ऑड होगा तो n प्लस 1 क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर n इवन होगा तो वो ऑड बन जाएगा, प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे इनको लिख दिया हमने। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ ऑल द pth पावर्स, pth पावर, रूट नहीं बोल रहे अपन, सम ऑफ ऑल द pth पावर्स, sum of all the pth powers, sum of all the pth powers of nth roots of unity, sum of all the pth powers of pth powers of all the nth roots of unity, the sum of all the pth powers of all the nth roots of unity, जितने भी nth roots of unity हैं, पहले मैं क्या करूंगा, उन सब पर पावर p लगा दूंगा, होल पावर p होल, फिर इनको क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। मैं उस सम की बात कर रहा हूं ना। दैट इज टू से लिखें, दैट इज टू से ये हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास 1 है, ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, ये अल्फा है, ये 1, ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा रेज़ टू पावर n माइनस 1। क्या मैं इनका सम लिख पा रहा हूँ? इनका सम इनकी pth पावर लगा दो, आप इन सब पर पावर p लगा दो। ये मैंने पावर p लगा दी, ये सब पर पावर p लगा दिया, ये सब पर पावर p लगा दिया, ये पावर p लगा दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? दीज आर द pth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। हमें इनका सम निकालना है, हमें इनका सम निकालना है, और ये सम जो है ये होगा n के बराबर, इज इक्वल टू n इफ p बिलोंग्स टू i and multiple of n, if p belongs to I and multiple of n, p integer हो लेकिन n का multiple हो ना, this will come out to be n if p is integer but the multiple of n, and this will come out to be 0 if p is integer but not the multiple of n, but not the multiple of n। तो जो कल मैंने लिखवाया था ना आपको कि सम ऑफ द rth पावर्स ऑफ, तो वो समझ में आ जाएगा, जनरलाइज में प्रूव कर दिया इसको अपने ना। ध्यान से देखना है अपने को, p क्या है? पावर है, और n क्या है? कि हम जो nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं ना। जैसे अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूं तो n बराबर कितना होगा? n बराबर, ये p और n पहचानना पड़ेगा अपने को, वैसे ना। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूंगा तो n बराबर क्या होगा? 3 होगा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करूंगा तो 10th रूट ऑफ यूनिटी की बात करूंगा, और 12th रूट ऑफ यूनिटी की बात करूंगा तो n बराबर। अब पावर अलग से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए कि फाइंड द सम ऑफ द 5th पावर ऑफ 7th रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइंड द सम ऑफ द 5th पावर्स ऑफ 7th रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसमें p क्या है? 5। तो पहले पेशेंस रख के p लिखेंगे। n कितना है? 7। तो क्या ये पावर p क्या n का मल्टीपल है? आंसर विल बी 0। अगर हम 7th रूट, अगर हम 5th रूट ऑफ यूनिटी की, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर हम 7th रूट ऑफ यूनिटी की 5th पावर का सम निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 0 आ जाएगा हमारे पास। मतलब अभी मैं बताऊंगा प्रूव करके आपको कैसे आया है, अभी तो हम समझ रहे हैं। प्रूव करने के बाद भी दिमाग में तो ये रखना पड़ेगा ना अपने को, प्रूव करने के बाद भी रात तो रखना पड़ेगा, वही अपन समझ रहे हैं यहाँ पर ना, है ना। तो अगर मैं ये बोलता कि फाइंड द सम ऑफ द 14th पावर्स ऑफ
7th roots of unity. Find the sum of the 14th powers of 7th roots of unity. तो what is P? 14. What N? ये हमें क्वेश्चन रख के पहचानना पड़ेगा अभी पावर क्या है और N क्या है. हम 7th रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं तो N बराबर 7 हो गया. उनकी 14 पावर की बात कर रहे हैं P बराबर 4 हो गया. नाउ व्हाट विल द आंसर? 7 विल द आंसर. आंसर 7 हो जाएगा. ये हमें पहचानना है, मतलब है ना, ये ध्यान रखना है अपने को. तो वो दिमाग में रखना है ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए. अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं भाई ये कैसे आ गया ना, ताकि वो वाली बात भी प्रूव हो जाएगी, क्यूब रूट वाली भी ना. तो इसमें ये सम निकालना है ना. इस सम को मैंने क्या एस मान लिया. लेट एस इजिकल टू, लेट एस इजिकल टू, ये इसको तो मैं 1 लिख सकता हूँ. इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा रेस्ट टू पावर पी. इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा रेस्ट टू पावर 2p. इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा रेस्ट टू पावर n-1 इंटू पी. टर्म्स कितनी है बताओ काउंटिंग में? ये टर्म्स कितनी है काउंटिंग में? n. क्या ये जीपी है? यस. इस जीपी का कॉमन रेशो अल्फा रेस्ट टू पावर पी. सिंस द कॉमन रेशो इज अल्फा रेस्ट टू पावर पी. अब मुझे इसका सम निकालना है. तो सम निकालने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये कॉमन रेशो 1 के बराबर है या नहीं है. अगर ये कॉमन रेशो 1 आ गया, अगर इस अल्फा की पावर पी की वैल्यू 1 आ गई, तो ये 1 1 1 1 1 1 1 अपने आप n आ जाएगा ना. तो फिर मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. और अगर ये नॉट इक्वल टू 1 है, फिर इसका सम निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ये 1 के बराबर है या नहीं है ना. तो इसमें क्या हम जानते हैं, वेर अल्फा इज इक्वल व्हाट इज अल्फा, वेर अल्फा इज कॉमन रेशो ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी e रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n. सही बोल रहा हूं मैं? यस आ जाए. ये हमारे पास अल्फा है ना. ये तो है भाई अल्फा हमारे पास. वेर अल्फा इज दिस, वेर अल्फा इज इक्वल टू, वेर अल्फा इज दिस, ये अल्फा है हमारे पास. अल्फा इज दिस. अब हमें अल्फा की पावर पी चेक करना है, लेकिन सही लिखा है ना मैंने अल्फा. हमें अल्फा की पावर पी चेक करना है. देयरफॉर अल्फा रेज़ टू पावर पी इज इक्वल टू, देयरफॉर अल्फा रेज़ टू पावर पी इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर आयोटा पी पाई अपॉन n. ये बस आ जाएगा हमारे पास. जब पी हमारे पास इंटीजर है ना. अब हम जानते हैं भाई ये 1 के बराबर हो जाए. दो केस लेने, मैंने दो केस लिखा है आपको. ये पावर या तो n का मल्टीपल होगी या n का मल्टीपल नहीं होगी. तो मैं एक बार इसको n का मल्टीपल मान लेता हूँ, एक बार मान लेता हूँ कि p n का मल्टीपल नहीं है. तो मैंने ले लिया केस नंबर 1. लेट p is multiple of n, is multiple of n, p is multiple of n. That is to say, हमने एज्यूम कर लिया p is equal to k into n है, where k belongs to I. ये मान लिया हमने ना. p को n का मल्टीपल मान लिया हमने ना. तो इसका मतलब p बराबर k into n है. Therefore alpha raised to power p can be written as, alpha raised to power p can be written as, therefore alpha raised to power p can be written as, therefore alpha raised to power p can be written as, this is e raised to power iota k n pi upon n. तो n से n हट जाएगा. this is e raised to power iota 2 के पाई. और अगर 2 के पाई में k इंटीजर है, तो ये 2 के पाई पाई का इवन मल्टीपल हो गया. तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ गई इसका मतलब है. तो जिसे हमने उस पावर p को n का मल्टीपल मान लिया, तो इस जीपी का कॉमन रेशो अल्फा की पावर p कितना आ गया? 1 आ गया. और अगर इस जीपी का कॉमन रेशो अल्फा की पावर p अगर 1 के बराबर आ गया, तो फिर हमें सम निकालने की जरूरत ही नहीं है. बस जोड़ दो. ये 1, ये भी 1 हो गया ना भाई, ये भी 1 हो गया, सब 1 हो गया ना. देयरफॉर s इज इक्वल टू, देयरफॉर s इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे पहले ऐसा समझाने के लिए लिख दो अपने आप को ना. देयरफॉर कॉमन रेशो अल्फा रेज़ टू पावर p is equal to 1. Therefore, s is equal to 1 plus 1 plus 1 up to 1. s बराबर n आ गया. तो ये प्रूव हो गया भाई. अगर लगेगा हमें कि पावर जो है वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी n का मल्टीपल है, तो सम विल कम आउट टू बी n. अब की बार क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि p जो है वो जो पावर थी वो n का मल्टीपल नहीं है. तो अगर p n का मल्टीपल नहीं होगा ना, तो फिर अल्फा की पावर p 1 के बराबर नहीं आएगा. समझ में आ गया ना? फिर 1 के बराबर नहीं आएगा ना. यार सेकंड केस पर आ गए अपन, केस नंबर 2 पर आ गए. केस नंबर 2, let p is not multiple of n, let p is not the multiple of n, p is not multiple of n, multiple of n. Therefore alpha raised to power p, therefore alpha raised to power p is not equal to 1, therefore common ratio is not equal to 1. बता उस जीपी का सम निकाल के बताना पड़ेगा अपने को. अब क्या आएगा सम? 0. मैंने 0 लिखवाया, तो अब सम 0 निकाल के दिखाना पड़ेगा. therefore s is equal to, क्या आ गया? फर्स्ट टर्म कितना है? 1. व्हाट इज कॉमन रेशो? अल्फा रेशो. नाउ व्हाट नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन अल्फा रेज़ टू पावर p minus 1. आ रहा है समझ में? ये ऐसे एरो लगा के लिख दो, चाहो तो आप ऐसे एरो लगा के लिख दो ना. इसका सम निकाल रहे हैं मैंने. ऐसे आपको दिक्कत आया भाई क्या लिख दिया है, तो ऐसे एरो लगा के लिख दो ना. इस जीपी का सम निकाल दिया हमने.
अब हम जानते हैं अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा इज इमेजरी एन थ्रू टू इन्फिनिटी, व्हाट वी कैन से अबाउट अल्फा की पावर एन, वन। तो सिंस अल्फा की पावर एन तो वन होगा ही होगा ना भाई, अल्फा की पावर पी तो वन नहीं है, अल्फा की पावर एन तो वन होगा ही जी, समझ में आ रहा है ना ये? पर इसको ऐसे लिख दिया हमने, इज इक्वल टू अल्फा रेस्ट टू पावर एन होल पावर पी माइनस वन अपॉन अल्फा रेस्ट टू पावर पी माइनस वन। तो ये तो नॉट इक्वल टू वन है, लेकिन अल्फा की पावर एन क्या हो गया, वन हो गया, तो उससे जीरो आ गया, प्रूव हो गया, मतलब एस बराबर जीरो। तो अगर वो पावर जो है एन का मल्टीपल होगी तब तो वो सम क्या आएगा, तब तो वो सम एन के बराबर आ जाएगा, और अगर वो पावर एन का मल्टीपल नहीं होगी तो सम विल कम आउट टू बी जीरो। जैसे लिखे फाइंड द सम ऑफ 99th पावर ऑफ क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, फाइंड द सम ऑफ 99th पावर ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी। पेशेंस रख के निकाले मतलब है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में आंसर सही आना चाहिए अपना, भले 1 मिनट ज्यादा लगे, 3 मिनट ज्यादा लगे, मैं तो कह रहा हूँ 5 मिनट ज्यादा लगे। फाइंड द सम ऑफ 99th रूट्स ऑफ 99th पावर ऑफ क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी, 99th पावर्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी। हो गया, व्हाट इज द आंसर, 3 इज द आंसर। तो सबसे पहले देखा पी, व्हाट इज पी, 99, व्हाट इज एन, 3। तो क्या ये पावर एन का मल्टीपल है, यस, तो आंसर विल कम आउट टू बी एन, आंसर है ना आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा, आंसर विल बी 3। लिखे यहाँ नेक्स्ट सवाल लिखे, if omega is imaginary fifth root of infinity, if omega is an imaginary fifth root of infinity, if omega is an imaginary fifth root of infinity, then find the value of omega raised to power 4, omega raised to power 8, omega raised to power 12, omega raised to power 16. Find the value of this. If omega is an imaginary fifth root of infinity, then find the value of this. ये हमें निकालना है ना। Omega is an imaginary fifth root of infinity. पांच रूट आएंगे, उनमें से रियल एक ही आएगा, बाकी चार कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के, दो रियल एक्सिस के ऊपर आएंगे, दो रियल एक्सिस के नीचे आएंगे। और यूनिटी के कोई से भी रूट निकाले उन सबका सम जीरो आता है, उनका प्रोडक्ट वन आता है यदि एन ओड है, माइनस वन आता है अगर एन इवन है। और ये सब जानते हैं, हमारे दिमाग में चलता रहता है ना, इनसे पेंटागन बनेगा अगर इनको हम ड्रॉ कर देंगे तो, है ना। द आंसर इज -1, -1 इज द आंसर। दो तरह से कर सकते हैं इस सवाल को अपन, मैं कल से बोल रहा हूँ आपको ये बात। सबसे पहले दिया हुआ है कि ओमेगा इज इमेजरी फिफ्थ रूट इन्फिनिटी, तो सबसे पहले लिख दो ओमेगा की पावर 5 इज इक्वल टू 1। अब अगर ओमेगा इज इमेजरी फिफ्थ रूट इन्फिनिटी, तो एक रूट तो ओमेगा हो गया, कितने बचे, चार बचे। दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तीसरा क्या होगा, ओमेगा क्यूब। उसके बाद होगा ओमेगा की पावर 4, फिर क्या होगा, ओमेगा की पावर 5 बराबर जीरो आ गया, ये जीरो के बराबर है। कल से बोल रहा हूँ ना बात में, फटाफट लिख लो उसको। अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ ना, किसे यूज करूंगा भाई, हम जानते हैं भाई ओमेगा की पावर 5 1 के बराबर है, तो जैसे ओमेगा 3 अगर 1 होता है तो 3 से बड़ी पावर आते ही उसका यूज कर लेते हैं हम, 3n + 1 का। अब यहाँ ओमेगा की पावर 5 1 के बराबर, तो बड़ी ओमेगा की पावर 6, बड़ी ओमेगा की पावर 8, ओमेगा क्यूब आ जाए, तो हमें ये सब निकालना है, तो उसको निकाल सकते। अब ये जो पावर 5 से बड़ी है उसको मैनिपुलेट कर लो आप, ये तो 5 से छोटी है, इसको क्या लिखूंगा, ओमेगा क्यूब। इसको क्या लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगा, 1 मैंने अपनी मर्जी से जोड़ दिया, -1 का। नो व्हाट इज दिस, जीरो, आंसर इज -1। एक तो मैंने ऐसे सोच लिया ना, एक कल से मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार हम इसी चीज को इसलिए बोलते हैं ना, बच्चों को एकदम अलर्ट होना चाहिए कि भाई टीचर बार बार बोल रहा है मतलब बार बार यूज करके बताएगा इस चीज को ना, और ये कन्वीनियंट है ना, तो वही यूज कर लिया हमने यहाँ पर। अब इसमें हम ऐसा भी सोच सकते थे कि हमारे पास फिफ्थ रूट इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं और ओमेगा फिफ्थ रूट इन्फिनिटी है, तो उसमें से एक रूट तो भाई हो जाएगा ओमेगा, एक हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एक हो जाएगा ओमेगा की पावर 3, एक हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, एक हो जाएगा 1, और बस ये हो जाएगा। ये हमारे पास 5 रूट हो गए, फिफ्थ रूट इन्फिनिटी है। अब ये लग रहा है यहाँ पर है ना, तो इसमें लग रहा है इन सबकी पावर 4 लगा दो आप, ये पावर 4 लगा दो, पावर 4 लगा दो, पावर 4 लगा दो, और इन सबका सम निकालना है। क्या ये सम हम जानते हैं, व्हाट इज दिस, जीरो, बिकॉज दिस इज द फोर्थ पावर ऑफ सम ऑफ द फोर्थ पावर्स ऑफ फिफ्थ रूट इन्फिनिटी। वी आर कैलकुलेटिंग सम ऑफ द फोर्थ पावर्स ऑफ फिफ्थ रूट इन्फिनिटी। तो क्या पी एन का मल्टीपल है, नहीं है, therefore this will sum will come out to be जीरो। और हमें कहां तक चाहिए, हमें यहां तक का सम चाहिए ना, दिस विल बी इक्वल टू -1।
तो -1 आ जाएगा। दो तरह से निकाल लिया, उससे भी निकाल लिया, उससे भी निकाल लिया, समझ में आ गया ना? ऐसे निकाल के देख सकते हैं फटाफट हम, और उसको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके फटाफट निकाल लिया फिर हमने। नेक्स्ट एक सवाल लिखते हैं अपन, है ना? इसमें ये नोट की तरह लिख रहा हूँ, मैं समझा दूंगा इसको, लेकिन हमें दिमाग में रखना है इसको, दिलो दिमाग में, क्योंकि काफी काम आता है हमारे ना। तो नोट में लिख लें, ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नोट में लिखें, एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 + z + z² + z⁻n - 1 बराबर 0। कितने रूट होंगे बताओ उसके? n - 1 रूट होंगे। ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी सेम एज दैट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन will be same as that of the roots of the equation z⁻n - 1 बराबर 0, except the unity, except the unity, except the unity, except the unity, except the unity। इसके सारे रूट वही होंगे जो इसके रूट है। इसके रूट कितने? n - 1। इसके रूट कितने? एक्सेप्ट द यूनिटी। भाई इसका एक रूट यूनिटी होगा, वो अलग कर दो। उसके अलावा जो इसके n - 1 रूट है वो सब इसके रूट है ना। यानी जब हमें इसके रूट के बारे में जानते हैं, हम इसके रूट्स की प्रॉपर्टी जानते हैं, इसे जब भी इस तरह की इक्वेशन आएगी हमारे दिमाग में ही आना चाहिए, इसको देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए इसके सारे n - 1 रूट वही हैं जो इस इक्वेशन के, एक्सेप्ट द यूनिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जनरलाइज वे में भी समझाऊंगा भी आपको, लेकिन अपन ध्यान से देखें ना। मैं इस इक्वेशन के रूट की बात करूँ ना, z² 1 + z + z² बराबर, इसके रूट की बात करें, कितने रूट होंगे इसके? दो रूट होंगे, इसके दो रूट होंगे, और इसके दोनों रूट वही हैं जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एक्सेप्ट द यूनिटी। सही बोला है मैंने? तो इसका एक फैक्टर क्या है? z - 1, बाकी वही आएगा 1 + z + z²। मैं ऐसा बोलूंगा 1 + z + z² + z³। इसके कितने रूट होंगे? तीन। इसके तीनों रूट वही हैं जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, एक्सेप्ट द यूनिटी। इसका एक रूट 1 होगा। 1 तो इसका रूट हो नहीं सकता ना भाई, 1 तो इसका रूट हो नहीं सकता, 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, z = 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको। इसके सारे रूट, तीनों रूट वही हैं जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, एक्सेप्ट द यूनिटी। 1 इसका रूट होगा लेकिन इसका हो ही नहीं सकता, तो 1 के अलावा क्या बचा? -1 आयोटा माइनस आयोटा, सब सेटिस्फाई करेंगे इसको, है ना? वो क्योंकि अपन फैक्टर करके देख सकते हैं ना इसका। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं विजुलाइज करा रहा हूँ, मतलब ये आपको अभी जनरलाइज वे में प्रूव नहीं किया हमने, ये तो मैं एक एक लिख के बता रहा हूँ आपको ऐसे। अब अपन जनरलाइज वे में प्रूव कर सकते हैं भाई, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि इसके सारे रूट वही होंगे जो इसके रूट है ना, हमें इसको कैसे बोल सकते हैं ना? तो देखो ध्यान से देखो, हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, हमें तो इसके रूट निकालने हैं। इसमें ये क्या है? जीपी है। क्या है? जीपी है। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? क्या z1 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि z1 हो नहीं सकता। क्योंकि z1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए z1 हो नहीं सकता। यानी इस जीपी का कॉमन रेशियो 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका चेंज कर सकता हूँ। भाई मैंने इनको जोड़ दिया, भाई या तो इस अलग अलग को जोड़ के 0 के बराबर रखो, या इनका सम निकाल दो उसको 0 के बराबर रखो, एक ही बात है ना। तो मैं इस जीपी का सम निकाल सकता हूँ ना। सम निकालने के लिए ए इंटू आर रेस्ट टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स? n -1/r-1। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो z ≠ 1, तो इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया z⁻n - 1 बराबर 0। लेकिन अब मैंने z को हटा दिया यहां से, इसको मैंने हटा दिया यहां से, तो मैं सामने लिख दूंगा z ≠ 1। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके रूट n, उनमें से एक 1 भी आएगा, लेकिन हमने बोल दिया 1 नहीं होगा। तो दिस इक्वेशन इज सेम एज दिस। नहीं आ रहा समझ में? तो दिखते ही एकदम चमकना चाहिए हो, इसके सारे n - 1 रूट वही हैं जो nth रूट ऑफ यूनिटी है, एक्सेप्ट द यूनिटी है ना। क्लियर हो गया ना? ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है जिसका हम यूज करके सवालों में यूज करके इसको निकाल सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने। लिखें, एक सवाल लिखते हैं ना हम। इफ z1, z2, z3, इफ z1, z2, z3, z4 are the roots of the equation, are the roots of the equation, are the roots of the equation z⁻4 z³ z² + z + 1 बराबर 0। क्या है दिमाग में आया देखते ही कि ये चारों रूट वही हैं जो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, जो फिफ्थ रूट, यानी दीज ऑल आर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। लेकिन इनमें से कोई भी 1 के बराबर नहीं है, इनमें से कोई भी 1 के बराबर नहीं है। ये पहले दिमाग में आना चाहिए, सवाल नहीं हो चलेगा कोई बात नहीं,
और ये जिस दिन दिमाग में आ जाएगा उस दिन सवाल भी होगा। of this equation, then find the value of the followings, then find the value of the followings, then find the value of the followings. First है हमारे पास, first is sigma z1, second one is sigma z1 z2, third one is sigma z1 to the power 4, fourth one is sigma z1 to the power 5, fifth one product of 3 plus z1, and finally the sixth one is sigma r बराबर 0 से लेकर 4, 1 अपॉन जेड आर माइनस 1। ये लास्ट सवाल है आज का ना, इसलिए एनर्जी से करें। उसके 4 रूट है और हमें इन सारे एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी है ना। फर्स्ट तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फर्स्ट में निकालना है सम टेकन वन एट अ टाइम, सेकंड में निकालना है सम टेकन टू एट अ टाइम। वो तो हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से निकाल लेंगे फटाफट है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्लिक कर जाएगा तो फोर्थ भी क्लिक कर जाएगा। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है कि दीज आर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, दीज आर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये है ना, और इनमें कोई भी रूट वन के बराबर नहीं है। दीज ऑल आर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है ना, क्योंकि अगर हम ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना, फिर ये नहीं निकाल पाते, फिर ये निकालने में बहुत दिक्कत आती है फिर।
तो फर्स्ट वाले का आंसर है -1। फटाफट थ्योरी इक्वेशन लगा दी हमने, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ जेड की पावर 4, इसका आंसर है -1, इसका आंसर 1। अब इसका आंसर निकाल रहे हैं ना। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, इसको देखो आप, ये लिखा हुआ है Z1 टू द पावर 4, Z2 रेस्ट टू पावर 4, Z3 रेस्ट टू पावर 4 और Z4 रेस्ट टू पावर 4। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं? इधर देखो भाई, 2 मिनट की बात है बस, अब कुछ गलती हो गई छोड़ दूं अभी, फिर एकदम पीछे बात करने लग गए, क्या हो गया ऐसा? तो इसमें यहाँ आ गया बने ना। तो ये बेसिकली हमें ये निकालना है ना। तो हमें ये आइडेंटिफाई करने के बाद जो बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था कि दीज ऑल आर फिफ्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी, और अगर ये फिफ्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी है तो इनमें एक कम है। ये फिफ्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी तो है लेकिन इनमें कोई भी रूट 1 के बराबर नहीं है ना। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी, because these are fifth root of unity and we are calculating the fourth power of fifth sum of the fourth power of fifth root of unity। लेकिन इनमें एक फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी एक कम है, इसमें कौन सा? 1 कम है ना, तो ये मैंने को भी लिख दिया ना, लेकिन अपनी मर्जी से जोड़ा है, हाथों हाथ माइनस कर दिया, फर्क नहीं पड़े। यानी अब मैं ये सम निकालूं या वो निकालूं, एक ही बात है ना। तो ये बेसिकली यहां तक क्या हो गया, दिस इज द सम ऑफ द फोर्थ पावर्स, फोर्थ पावर्स ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो क्या पी एन का मल्टीपल है? नहीं, इसका आंसर इज 0, तो 0 आ गया ना, दिस इज 0। और अगर ये 0 है तो व्हाट इज आंसर इज -1, -1 आ गया ना। यहाँ पकड़ में आ गया वो ना, वो पकड़ में आते हुए अब आंसर कितना आ गया? अब आंसर 4 आ गया ना। नहीं आया समझ में? फोर्थ आ गया ना अब आंसर, क्लियर हो गया। अब ये क्या बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। इसको अगर हम चाहेंगे तो ऐसा लिख देंगे आपकी बार में। क्या लिखा हुआ? Z1 टू द पावर 5 प्लस Z2 टू द पावर 5। तो ये फिफ्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी की फिफ्थ पावर का सम निकाल रहे हैं हम, Z3 होल पावर 5, Z4 होल पावर 5। तो वी नो दैट दिस इज दीज आर फिफ्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी, इनमें एक कम है लेकिन 1 टू द पावर 1/5। तो वी आर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ फिफ्थ पावर्स ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी। तो क्या पी एन का मल्टीपल है? यस। तो अब की बार सम कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो 5 माइनस 1 कितना आ गया? 4 आ गया। ये निकालने के लिए क्या करा, क्वालिटी में पढ़ के आया तो अपने ना, फैक्टर लिख दो और उसमें जेड बराबर -3 लिख दो। ये तो क्वालिटी में पढ़ते हैं ना अपन, क्वालिटी में क्यूबिक में पढ़ते हैं कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लस अल्फा, 3 प्लस बीटा, 3 प्लस गामा। तो फैक्टर लिख के फटाफट एक्स बराबर क्या रख देते हैं? -3 रख देते हैं। तो वही हमें करना है ना। इसको निकालने के लिए ऐसा करेंगे, सिंस ये इक्वेशन हमारे पास है जेड टू द पावर 4 जेड क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0। ये कितने रूट है? इसका एक रूट हमारे पास 1 है, इसका एक रूट हमारे पास 2 है, इसका एक रूट ये है और इसका एक रूट ये है। तो हम इससे निकाल सकते हैं इसको। देयरफॉर ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, इसके कितने फैक्टर आएंगे? इसके 4 लीनियर फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। इस एक्सप्रेशन के 4 लीनियर फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। इसका एक फैक्टर क्या होगा? Z-Z1। इसका एक फैक्टर होगा Z-Z2। इसका एक फैक्टर होगा Z-Z3 और इसका एक फैक्टर होगा Z-Z4। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ Z टू द पावर 4 इन दिस 1? यहां भी कितना है? तो ये आइडेंटिटी बन गई अभी, दिस इज एन आइडेंटिटी। आपकी मर्जी जो लिखो इसमें ना, बराबर आएंगे हमेशा। हम क्या चाहते हैं? 3 + Z1 आए, 3 + Z2, तो क्या रखें? ये पढ़ते तो है क्वाड्रेटिक में अपन, क्वाड्रेटिक क्यूबिक में इस तरह के सवाल नहीं करते, करते तो है सवाल इस तरह के, वही हमें करना है बस यहाँ ना। पुट जेड इज इक्वल टू -3, पुट जेड इज इक्वल टू -3, ये कर दिया, जेड इज इक्वल टू -3। -3 क्यों रखा? क्योंकि -3 -Z1 में से माइनस साइन बाहर निकाल लूंगा, 3 + Z1 बन जाएगा। वो पूछते 2 -Z1, 2 -Z2, 2 -Z3, 2 -Z4, तो क्या रखता मैं? जेड बराबर 2 रख देता मैंने, पुट कर दिया जेड बराबर -3। तो कितना आ गया? ये आ गया 81, ये आ गया 27, ये आ गया 9, ये -3, ये 1 आ गया। अब यहां से माइनस साइन बाहर निकाला, यहां से माइनस साइन, यहां से माइनस साइन, यहां से माइनस साइन, तो क्या आ गया? -1 आ गया। और वो क्या बन गया? 3 + Z1। आ रहा है समझ में? 3 + Z2, 3 + Z3 एंड 3 + Z4, ये ऐसे बन जाएगा ना। और ये तो 1 हो गया और ये ऐड कर लिया हमने, दिस इज 90 एंड दिस इज -30, तो 60 + 1 is 61 is the answer, therefore 61 is the answer, therefore continued product 3 + Z1। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये एंड दिस इज 61 is the answer, ये आ गया। लास्ट वाला काफी इंटरेस्टिंग है ना, लास्ट वाला हमें निकालना है। ये समझ में आ गया शायद है ना? इसमें कोई नया काम नहीं किया, तो हम क्वाड्रेटिक क्यूबिक में सीख लिया आगे था। वहां जेड लिखा हुआ है, वहां के x³ लिखा हुआ होता था बस है ना, या x⁴ लिखा हुआ होता था वहां ना। अब लास्ट वाले पर आते हैं ना।
हमें सम निकालना है आर बराबर 0 से लेकर 4, 1 अपॉन जेड टू द जेड आर माइनस 1। तो क्या करो, सिग्मा लगा दो, 1 अपॉन जेड 1 माइनस 1, 1 अपॉन जेड 2 माइनस 1, 1 अपॉन जेड 3 माइनस 1, 1 अपॉन जेड 4 माइनस 1। अब ऑब्जर्वेशन ये है हमारे पास कि दीज आर फिफ्थ रूट ऑफ इनिटी, लेकिन इनमें कोई भी रूट 1 के बराबर नहीं है, और हमें सम निकालना है ना। और अगर ये फिफ्थ रूट ऑफ इनिटी है इनमें, लेकिन कोई भी रूट 1 नहीं है, तो फिफ्थ रूट ऑफ इनिटी के कितने रूट आते हैं? 5। उनमें एक क्या होता है? 1। अब कितने बचे? वो चारों क्या है? इमेजरी है। उनमें से वो चारों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है ना, यानी दो आएंगे रियल एक्सिस के ऊपर और दो रियल एक्सिस के नीचे, दो उनके कॉन्जुगेट होंगे। इसका मतलब इन चार में से, ये मानो मैंने Z1 Z2 मान लिया, तो Z3 Z1 बाहर और Z4 Z2 बाहर है ना। और अगर ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो चाहे यूनिटी के कोई से भी रूट निकालें, वो सब एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होते हैं, और उन सबकी डिस्टेंस क्या होती है ओरिजिन से? 1 के बराबर, है ना। दीज आर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होंगे, पेंटागन के वर्टाइसेस हैं ये, और उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है जिनका रेडियस किसके बराबर है? 1 के बराबर है ना। तो हम ही जानते हैं भाई, सिंस दीज आर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, देयरफॉर Z3 बोल दिया, Z1 बार बोल दिया, और Z4 को क्या बोल दिया? Z2 बार। ऐसा नहीं कि Z3 को Z1 बार बोलना है, हम Z3 को बोल सकते हैं Z2 बार। भाई ये तो दो हो गए ना, अब दो उनके कॉन्जुगेट आ गए। नहीं आया समझ में? बस एंड अगेन मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 मॉड Z4 मॉड, इन सब की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर। ये सब 1 के बराबर है, ये सब 1 के बराबर। तो मैंने क्या इसको रख दिया यहाँ पर, ये आ गया 1 अपॉन Z1 माइनस 1, ये आ गया Z2 माइनस 1, ये आ गया 1 अपॉन Z1 बार माइनस 1, ये आ गया 1 अपॉन Z2 बार माइनस 1, जैसा आ गया ना। अब हम देख रहे हैं भाई, हमें इसका एक पेयर बना लेंगे, हम इसका एक पेयर बना लेंगे। हमने एक इसका इनको मैं कैलकुलेट करूंगा 7, इनको मैं 7 कैलकुलेट करूंगा, इनको मैं 7 कैलकुलेट करूंगा, इनको मैं 7 में कैलकुलेट करूंगा, ये ऐसे लिख दिया मैंने। लेकिन हम जानते हैं हमारे पास मॉड Z1 कितना है? व्हाट इज मॉड Z1? 1। तो मॉड Z1 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1। Z1 इंटू Z1 बार कितना हो गया? तो Z1 बार क्या हो गया? 1/Z1। समझ रहे हैं? फटाफट ये Z1 है ना, तो इसको भी Z1 में लेके आ जाओ फटाफट, ताकि कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। एंड सिमिलरली वी कैन से दैट Z2 बार इज इक्वल टू Z2 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन Z2 कर देंगे ना। तो बस हम क्या करें, इनको सोल्व क्यों करें? बस इसे एक पेयर को सोल्व कर लो, और इस एक पेयर को एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। भाई जो वैल्यू इसकी आएगी ना, वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं ना। समझ में आ गया? बस इसको रख देंगे, देयरफॉर सिग्मा आर बराबर 0 से लेकर 4, 1 अपॉन Z टू द पावर R माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 अपॉन, ये Z1 माइनस 1 था, ये कितना आ गया? 1 अपॉन 1/Z1 माइनस 1। नाउ व्हाट इज वैल्यू दिस? व्हाट इज वैल्यू दिस? -1। वो भी कितना आ गया? -1। समझ में नहीं आया? -1 एलसीएम लिया ना इसका 1 अपॉन, तो ऊपर चला गया, वो ऊपर चला गया Z1, और नीचे बचा हमारे पास 1 माइनस Z1, तो उसको लिख दिया -Z1 अपॉन Z1 माइनस 1। तो ऊपर तो आ गया 1 माइनस Z1, और नीचे कितना आ गया? Z1 माइनस 1 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई -1। तो ये -1 आया, तो वो पेयर भी कितना आएगा? -1। तो आंसर इज -2। -2 अच्छा सवाल है ना ये? वो दोनों सवाल अच्छे हैं ना, ये सवाल भी अच्छा है इसमें, ये वाला सवाल भी अच्छा है ना, मतलब जेई में एडवांस में भी पूछ सकते हैं ना, ये वाला सवाल भी अच्छा है और वो वाला भी अच्छा है, होता ना एक Z की पावर 4 वाला, और Z1 की पावर 5 वाला, वो भी अच्छा है, और ये भी सवाल भी अच्छा है ना। क्योंकि ये ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड में तो कोई दम ही नहीं था ना, वो तो अपन ऐसे ही कर लिया वैसे ना, फर्स्ट सेकंड में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इन सब में ये ऑब्जर्व करना था कि दीज आर फिफ्थ रूट ऑफ इनिटी। अभी देखो इसको अपन क्या लॉग से भी कर सकते हैं ना, हम ही जानते हैं कि भाई इसके रूट है हमारे पास, देखो ये इसके रूट दे रखे हैं मैंने, 1 मिनट और लगेगा बस, है ना। तो ये ऐसे निकाल सकते हैं अपन, ये लिख लिया मैंने। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमें 1 अपॉन Z1 माइनस 1 चाहिए, तो 1 अपॉन लाने के लिए हम, ये तो प्रोडक्ट है हमारे पास, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लो आप, नहीं घर से करना आप, दोनों तरफ लॉग ले लो, इसका लॉग ले लेंगे, उधर भी लॉग ले लेंगे, उससे जो प्रोडक्ट है वो किस में आ जाएगा? समेशन में आ जाएगा। जैसे मैंने लॉग लिया ना, तो ln ऑफ जेड स्क्वायर, ln ऑफ Z टू द पावर 4 Z³ Z टू द पावर 4 Z टू द पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, यह लेते क्या आएगा? ln ऑफ Z माइनस Z1 प्लस ln ऑफ Z माइनस Z2,
ln of z minus z3 and similarly ln of z minus z4, ln of z minus z4. अब मैं क्या चाह रहा हूं, 1/z1 - 1 आया, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। इधर डिफरेंशिएट कर ही दूंगा मैं, विद रिस्पेक्ट टू जेड में डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो डिफरेंशिएट करने पर ये तो आएगा 1/, फिर इसका ऊपर डिफरेंशिएट कर दूंगा, और यहां देखो ये कितना आ जाएगा, 1/z - z1, 1/z - z2, 1/z - z3, 1/z - z4। अब क्या करूं, 1 रख दूं, जेड बराबर 1 रख दूं, और यहाँ डिफरेंशिएट करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ डिफरेंशिएट करने पर ये आ जाएगा। ये डिफरेंशिएट करने पर आ गया, पुट जेड बराबर 1, तो इससे आ गया 1 - z1। मुझे क्या चाहिए, z1 - 1 चाहिए, 1 - z2 मुझे चाहिए z2 - 1। इसमें कॉन्जुगेट का यूज नहीं करा मैंने ना, इसमें सिंपल लॉग का यूज कर लिया बस मैंने, कोई कॉन्जुगेट का यूज नहीं किया हमने ना, यानी इनफैक्ट देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज ही नहीं किया हमने ना, सिर्फ वो फैक्टर लिख दिया और डिफरेंशिएट करके निकाल लिया हमने। आगे समझ में, है ना, वैल्यू वही आ जाएगी, वो तो माइनस साइन सब में से बाहर निकालेंगे ना अपन, तो माइनस साइन ये एडजस्ट हो जाएगा, -2 आया था ना हमारा आंसर, तो यहाँ अगर मैं 1 रखूंगा तो कितना आएगा, 4 3 7 दोनों और 1 10 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, वहां से माइनस साइन निकालूंगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं ना हम। कल मिलते हैं बाकी अपने ना, थोड़ा बहुत मैं होमवर्क देता हूँ आपको 4 5 सवाल, ताकि आप कर पाएंगे ना इस तरह के ना। तो होमवर्क तो मैंने पहले भी दिया था, क्योंकि वरना फिर सवाल कर नहीं पाएंगे अब इसके बने ना, कम दूंगा मैं, कोई बात नहीं, इतना ही दूंगा जितना आप कर पाएंगे ना। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। पार्ट 1 में हम D6 कर सकते हैं, D7 कर सकते हैं ना। पार्ट 3 के अंदर D5 कर सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर A9, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, और पार्ट 1 के अंदर ये शायद बचा हुआ था, D4 और D5। पार्ट 3, ये करके लाना है, ठीक है ना, ताकि इससे जो पढ़ाया थोड़ा वो तो टच में आ जाएगा एक बार।